नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में 29वें मैंगो मेले का किया शुभारंभ। किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मिलेगा बढ़ावा। छात्रा निशा सोलंकी बनी हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट। छात्रा निशा ने हरियाणा का नाम किया रोशन। यमुनानगर में दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट, सेल्समैन से बाइक सवार ले उड़े कैश। और अब समाचार विस्तार से। छात्रा निशा सोलंकी ने हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है। छात्रा निशा हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनी है। उन्होंने नागर विमानन महानिदेशालय से मान्यता प्राप्त ड्रोन ऑपरेटर का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है। फिलहाल वह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग विभाग में एमटेक की छात्रा हैं। उन्होंने बताया कि वह भविष्य में पीएचडी की रिसर्च ड्रोन पर करना चाहती हैं। इसके लिए किसी दूसरे पायलट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वह स्वयं ड्रोन उड़ाने में सक्षम है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने निशा की इस उपलब्धि को सराहा है और बता दें कि इस प्रमाणित ड्रोन पायलट कोर्स को करने के उपरांत निशा को काफी फायदे हुए हैं। उन्हें काफी कंपनियों जैसे आयोटेक, एग्री उड़ान से नौकरी के ऑफर मिल रहे हैं। हरियाणा के वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि वन विभाग द्वारा खेतों के साथ साथ खाली पड़ी जगह पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। कंवरपाल पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में पर्यटन निगम और बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 29वें मैंगो मेले के अवसर पर परंपरागत दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ करने उपरांत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर अंबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया, उपायुक्त महावीर कौशिक, कालका एसडीएम रुचि सिंह बेदी भी उपस्थित रही। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में 1 लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश में जिन पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ नहीं लगाए जा सकते, वहां पर भी ड्रोन के माध्यम से बीज गिराए जा रहे हैं ताकि वन्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। कंवरपाल ने कहा कि मैंगो मेला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों और किसानों को आम की विभिन्न किस्मों की जानकारी देना और आम की खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन से लोगों की आम की किस्मों के प्रति रुचि और रुझान बढ़ेगा और जानकारी भी वृद्धि होगी। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से ये मेला में लगाया नहीं सके। उसके बाद अब की बार ये इसका आयोजन किया जा रहा, और पहले 2 दिन के लिए आयोजन करते थे, अब की बार 3 दिन के लिए कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी संख्या में जो आम के उत्पादक हैं, आम पैदा करने वाले हैं, उन्होंने भाग लिया। लगभग 350 वैरायटियाँ यहाँ पे उपलब्ध है इस टाइम। और वैसे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, सभी जगह से जो आम को पैदा करने वाले किसान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन लखनऊ, मलियाबाद से और सहारनपुर और भेट वगैरह से काफ़ी अच्छी संख्या में वो बहुत सी वैरायटियाँ लेके यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखने से पता चलता है कि कितनी वैरायटियाँ आम की हैं। और मैं समझता हूँ अब ये शायद बहुत कम होगी पहले के मुकाबले में। पहले में इससे भी ज़्यादा बात में इससे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आम की थी, क्योंकि अब कुछ वैरायटियाँ ज़्यादा पॉपुलर रहेगी तो लोग ज़्यादा खरीदते भी उन्हीं को हैं, उत्पादन करने वाले भी उन्हीं का ज़्यादा उत्पादन करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी। ये प्रोत्साहन देने के लिए है किसानों को भी, और लोगों को भी जानकारी का मौका मिलता है। और मैं समझता हूँ कि जब हम यहाँ को प्रोत्साहन देते तो नई नई वैरायटियाँ और भी पैदा करते हैं। उससे हमको काफ़ी, जैसे 2 साल तक बंद रहा उसका काफ़ी फर्क पड़ा है। लेकिन अब की बार हमने शुरू किया और 3 दिन तक हम शुरू करेंगे तो आगे और भी कुछ इसमें लोग इसमें और भी भाग लेंगे। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी रुचि दिखाएंगे, और हमारी भी काफ़ी रुचि है। और जहाँ हमारे पर्यटन विभाग की रुचि है वहीं हमारी फॉरेस्ट की भी रुचि है। मैंने फॉरेस्ट में भी काफ़ी ये किया है कि किसान की साइड में जो पेड़ लगाएंगे तो हमें से फलदार पेड़ लगाएं, जैसे आम है इस प्रकार के, ताकि उससे किसान की भी आमदन बढ़े और ग्रीनरी बढ़े। इस प्रकार का हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बार हम 1 लाख से ज़्यादा पेड़ ऐसे किसान की साइड में लगाएंगे, और उसका फल जो होगा वो किसान का होगा।
तो हम शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद अब शिव भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो इस बार कांवड़ यात्रा लेने के लिए जाएंगे। बता दें कि इसी को लेकर दिल्ली से फरीदाबाद में भी पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा और उनसे जुड़े हुए हर मुद्दे पर पुलिस की पहली नजर रखी है, ताकि कांवड़ियों के साथ साथ आम लोगों को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा के लिए फरीदाबाद पुलिस के 2500 पुलिस के जवान दिन रात तैनात रहेंगे और सीसीटीवी से भी सभी कांवड़ियों के साथ साथ उनके शिविरों पर निगरानी रखी जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा कोरोना की वजह से स्थगित की गई थी और कांवड़ यात्रा नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार और नीलकंठ से कांवड़ यात्रा लाएंगे। जो कांवड़ यात्रा है, जैसा कि आपको पता है 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के बाद 14 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। 14 जुलाई से स्टार्ट होकर और 26 जुलाई को जलाभिषेक होगा उसका। तो ये फरीदाबाद में ये कांवड़ यात्रा है। इसके 7 प्रमुख मार्ग हैं, जिसमें से जो NH2 है और आउटर बाईपास रोड है और नहर पार रोड है। अब की बार जो आउटर बाईपास रोड है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कार्य जारी है, जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ा मुश्किल की परिस्थितियाँ हैं, जिसमें DCP सेंट्रल साहब पुलिस आयुक्त साहब के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं इसमें कि भाई इसको कैसे समाधान किया जाए कि कांवड़ की जो यात्राएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें और आमजन जो दैनिक जो या नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में नौजवानों के समर्थन में हरियाणा युवा कांग्रेस के फौज बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत एक विशाल मशाल यात्रा अंबाला शहर में निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा विशेष रूप से शामिल हुए। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने प्रोग्राम व मशाल यात्रा की अध्यक्षता की। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास समेत बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को चिताया कि वो युवाओं के भविष्य को चौपट और देश की सेना को कमजोर करने वाला कदम न उठाएं। सरकार ने जैसे किसानों से माफी मांगकर तीनों कानून वापस ले, वैसे युवाओं से माफी मांगकर अग्निपथ योजना वापस ले। ऐसे नौजवान जिन्होंने पूरे देश के कोने कोने में संघर्ष के रूप में एक अपनी अलग साख बनाई है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमें गर्व है कि यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास जी आज पहुंचे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। जो अग्निपथ योजना है जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पे मशाल यात्रा कर रहे हैं, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने सारी बातें रखी थी। देश का नौजवान भी सड़क पे आया था और इस योजना का हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यह योजना ना तो राष्ट्र सुरक्षा के हित में है, ना ये देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। इसीलिए हम सबसे सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ये योजना वापस ले। किसान आंदोलन के समय भी सरकार ने राजधर्म नहीं निभाया, राजहट निभाया और बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद 700 किसानों की जान कुर्बान के बाद वापस वो योजना लेनी पड़ी। सरकार से हम कहना चाहते हैं समय रहते इस योजना को वापस ले। आज हमारा मशाल यात्रा कार्यक्रम है, फौज बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ हम मशाल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश भर में 22 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को आतंकवाद के मामले पर घेरा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस भवन में मध्य प्रदेश से विधायक एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के राष्ट्रवाद को फर्जी राष्ट्रवाद बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयपुर से हुई जघन्य हत्या के 2 आरोपियों में से एक भाजपा का सदस्य है और जम्मू कश्मीर में हाल ही में गिरफ्तार एक आतंकवादी का संबंध भी भाजपा से ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकी की देश के गृह मंत्री के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उन्होंने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान भी उपस्थित थे। उन्होंने सबसे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी और साथ ही चंडीगढ़ स्कूल में पेड़ गिरने और अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि भेंट की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे की हत्या एक दुखद संदर्भ पूरे विश्व के भाव से आया है। 2017 में जब वो यहाँ आए थे
भारत उनका आना हुआ तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, आतंकी हमले के गुनाहगारों को सजा देनी चाहिए, किसी भी सूरत में उन्हें माफ करना मानवता की असुरक्षा का भाव है। ये उसी व्यक्ति की 5 साल बाद आतंकवाद के द्वारा ही हत्या कर दी जाती है। हम सब उनको यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। कल एक घटना चंडीगढ़ में हुई जिसमें एक बच्ची और स्कूल के 10th क्लास की हमारी बेटी ईश्वर के पास चली गई, कुछ घायल भी हुए। उस बिटिया को भी हम श्रद्धांजलि इस वक्त देते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ। उदयपुर हत्याकांड का आरोपी, हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी निकला। बाद में जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर-ए-तोयबा का एक आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का फिर पदाधिकारी निकला। वो आतंकवादी जो लश्कर-ए-तोयबा के लिए काम करता था, उसका गृह मंत्री के साथ फोटो निकला। तो एक तरफ अगर कोई आतंकवादी गृह मंत्री के साथ अपना फोटो खिंचवा ले, यानी आंतरिक सुरक्षा या इंटेलिजेंस के नाम पर यह सरकार जीरो है, फेल है। और अगर याद है कि आतंकवादियों फिर खिंचवा ले तो और बड़ा अपराध है। जिस तरीके से जब गृह मंत्री के पास आतंकवादी खड़ा हो जाए तो फिर देश का क्या होगा, आंतरिक सुरक्षा का क्या होगा, ये सवाल आज देश के सामने है या नहीं। यमुनानगर के अति व्यस्त इलाके मधु चौक के पास स्थित महिंद्रा पेट्रोल पंप पर दिन दिहाड़े लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने करीब 10:30 बजे यहां वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार नकाबपोश यहां पेट्रोल डलवाने आए थे और पेट्रोल डलवाने के बाद वे दोनों सेल्समैन से कैश लेकर फरार हो गए। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। आज ये पेट्रोल पंप पर एक स्नैचिंग हुई है जिसमें 2 लड़के थे, स्प्लेंडर बाइक थी ब्लैक कलर की, और उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 6-7 हज़ार रुपये जो बता रहे हैं उन्होंने स्नैच किए हैं। जो चलाने वाला है उसने ग्रीन टी शर्ट डाली हुई है। जो पीछे लड़का बैठा है जिसने स्नैच किया है उसने रेड कलर का लोअर और रेड और ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली हुई है। तो सर ये सारी वारदात सीसीटीवी में? हाँ, ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। हमने इनके खिलाफ शिकायत ले ली है और आगे कार्रवाई की है। तो सर क्या ये जो मोटरसाइकिल पे आए थे बिना नंबर की है? हाँ, ये बाइक विदाउट नंबर प्लेट है। तो सर लगातार सीलिंग अभियान के तहत जो है चेकिंग भी चलाई जा रही है, फिर उसके बावजूद भी बिना नंबर की मोटरसाइकिल शहर में घूम रही है, इसके लिए क्या? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा सख्त कार्रवाई इस पे हमारे उच्च अधिकारियों ने दी हुई है, एसपी साहब और आईजी रेंज ने, कि कोई भी बाइक विदाउट नंबर प्लेट नहीं चलनी चाहिए। जो इस तरह के शरारती तत्व कुछ हैं इनको भी जल्दी काबू किया जाएगा। जैसे सीसीटीवी कैमरे में लड़के कैद हुए, उन्होंने किस तरह के, कोई पढ़े लिखे हैं या कुछ क्रम? नहीं, उन्होंने मुंह ढका हुआ है। अभी उनकी जांच जारी है, जैसे ही पता चलेगा। बस्ताड़ा स्थित राजकीय महिला कॉलेज के सामने विधायक हरविंद्र कल्याण ने फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। फुटओवर ब्रिज के शुरू होने से कॉलेज में आने वाली छात्राओं को जीटी रोड क्रॉस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही कॉलेज की छात्राओं ने विधायक के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बस की सुविधा शुरू किए जाने की मांग की है। विधायक कल्याण ने कहा है कि सरकार कन्याओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। इसके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाने के साथ साथ शिक्षा के आधारभूत ढांचे में भी विस्तार किया गया है और पहले से मौजूद शैक्षणिक संस्थानों में जरूरी विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाया गया है। देखिए, बस्ताड़ा टोल के पास जो गवर्नमेंट कॉलेज और आईटीआई, इसका निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले वर्षों में हुआ है। एक मांग काफ़ी समय से थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को सड़क क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत तेज़ ट्रैफिक है। तो नेशनल हाईवे ने यहाँ पर जो ये फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया है, आज उसका शुभारंभ यहाँ बच्चों ने सबने मिलकर किया है। और इसी प्रकार से नेशनल हाईवे के जितने भी ऐसे ब्लैक स्पॉट और जहाँ जहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट है उन सब के ऊपर काम हो रहा है। कम्बोपुरा के ऊपर भी अभी काम शुरू हुआ है और पक्के पुल का भी जो एक जो फ्लाईओवर था उसका भी टेंडर प्रक्रिया उसकी भी लगभग अभी अंतिम चरण में है और वो भी लगभग 1-1.5 महीने में वो भी काम शुरू हो जाएगा।
और उसी तरीके से जो कम्बोपुरा गांव की एक पुरानी डिमांड थी, वहाँ पर भी एक अंडरपास को लेकर नेशनल हाईवे के 2 बार हालांकि उसमें ऑब्जेक्शन लगे हैं, पर दोबारा उसकी स्वीकृति के लिए केस गया है। परसों ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उस विषय में बात की है। हमें उम्मीद है कि वो भी लोगों की समस्या आने वाले दिनों में दूर होगी। इसी प्रकार से जो अवैध कट है उसके ऊपर भी नेशनल हाईवे लगातार काम कर रहा है। तो आज जो एक ये फुट ओवर ब्रिज का जो शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से हमारी जो बेटियां यहाँ पर पढ़ने आती हैं या जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उन सभी के लिए, अध्यापक गणों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी ये सुविधा होगी। 17 जून 2022 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुलियानी के कुल 105 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 80 बच्चों ने मेरिट व 25 बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए। स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। सबसे ज्यादा अंक ज्योति ने 500 में से 493 लिए। स्कूल प्रधानाचार्य नरेश काको शानदार परीक्षा परिणाम के लिए स्कूल मैनेजिंग कमेटी, समस्त स्टाफ, अभिभावकों व बच्चों को बहुत बहुत बधाई दी, जिन्होंने पूरी लगन से परिणाम को 100% पहुंचाने में सहयोग किया। छात्रा ज्योति ने इसका श्रेय सभी अध्यापकों व माता पिता को दिया। हमारे स्कूल का नाम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुलियानी है, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और पुंडरी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एरिया का सबसे प्रसिद्ध स्कूल है। मैं यहाँ पर अपनी 6 साल से सेवाएं दे रहा हूँ और आज तक इतना बढ़िया वातावरण, स्कूल का स्टाफ, हर प्रकार से मैंने किसी भी स्कूल के अंदर नहीं देखा। स्कूल का वातावरण बहुत बढ़िया है। सभी हमने यहाँ पर जो अध्यापक और अध्यापिकाओं को लगाया गया है, बहुत ही अनुभवी, योग्य और क्वालिफाइड स्टाफ है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।